क्या ट्रंप की जान को भी खतरा है? क्या ईरान ट्रंप को मार सकता है? अमेरिका पूरी सुरक्षा का इंतजाम कर रहा है। जिस CIA के बारे में पूरी दुनिया में डंका पीटा जाता है, जिस इजरायली इंटेलिजेंस की बात पूरी दुनिया में की जाती है, वो लोग ईरान का न्यूक्लियर कहाँ रखा हुआ है ये अभी तक नहीं पता लगा पाए। क्या ये सबसे बड़ा धब्बा नहीं है पूरी अमेरिकन इजरायली इंटेलिजेंस के ऊपर? अब वो कहते हैं कि हम 90% तो श्योर हैं, पर 100% नहीं हो सकते कि हो सकता है कोई सीक्रेट बना लिया हो अंडरग्राउंड। क्या चाइना सपोर्ट कर पा रहा है ईरान का? रशिया सपोर्ट कर रहा है ईरान का? बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर रहे, थोड़ी बहुत मदद कर रहे हैं, जैसे कि सैटेलाइट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, खासतौर से रशिया जो है वो देता है। ट्रंप तो अभी भी ये बोल रहे हैं कि हमने मुश्तबा खामनी को 90% खत्म कर दिया है, उनकी एयरफोर्स खत्म कर दी है, हमने उनकी नेवी खत्म कर दी है, उनके एयर बेसेस जितना जो भी था वो सब 90% खत्म कर दिया है हमने। मुश्तबा खामेनी को उन्होंने पर्सनली भी मारा है ना, बहुत बुरी उनकी चोटें आई हैं, जल गए हैं, लोग बता रहे हैं कि उनकी एक टांग काटी गई है, कुछ पता नहीं, उनका चेहरा भी पूरा बिगड़ गया है। स्केल ऑफ वॉर भी क्या बढ़ सकता है अभी, या फिर अब नहीं होगा क्योंकि अब लगभग दोनों का नुकसान हो चुका है? दोनों तरफ ही हथियार कम हो गए। अमेरिका ने भी अपने तकरीबन 1/3 मिसाइल ख़त्म कर दिए हैं। ट्रंप पाकिस्तान के ऊपर इतना मेहरबान कैसे हैं? पूरी दुनिया में ये मैसेजिंग दे रहे हैं कि भाई सीज फायर ये करवा रहे हैं। एक मुल्क जिसकी इकोनॉमी तमिलनाडु के बराबर है, जिसके हालात इतने पतले हैं, आर्थिक हालात, वो कैसे ये कर पा रहा है, ये भी अचंभे की बात है। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं जस्ट ब्रेकिंग डाउन पॉडकास्ट। एक बार फिर से हमें अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव देखने को मिल रहा है। उम्मीद की जा रही थी कि MOU साइन होने के बाद शांति आएगी और इसका असर दुनिया पर भी पड़ेगा, लेकिन हम फिर से देख रहे हैं कि हमले शुरू हो चुके हैं और लगातार इनमें तेजी आ रही है। बातचीत को ही बहुत सारे लोग हैं जो एकमात्र रास्ता बता रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए वो स्थगित नजर आ रहा है। इन सब का अमेरिका की सेहत पर क्या असर पड़ रहा है? मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं, ईरान अब कैसे सोच रहा है आगे बढ़ने के लिए, और इन सारी चीज़ों का हमारे लिए यानी भारत पर क्या असर पड़ने वाला है, इन सारी बातों को समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक बार फिर से प्रोफेसर मोहसिन रजा खान, जो कि ग्लोबल जिंदल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। और अगर आपको IR से जुड़ी बातें जानना सुनना पसंद है तो आप प्रॉफ के शो, जो सर का खुद का चैनल है, उसको भी जाकर के देख सकते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया मुकुल। फिर से मेरा एक एक और भी चैनल है प्रॉफ के हिंदी, मैं सिर्फ हिंदी का कंटेंट उस पर डालता हूँ। तो आप लगातार अब चैनल बनाते जा रहे हैं। खैर, तो सर फिर से हम देख रहे हैं कि बातचीत सिफर रही और एक बार फिर से हमले, और बहुत ताबड़तोड़ हमले शुरू हो चुके हैं, ईरान पर हमले किए जा रहे हैं। तो क्या अब क्या सोचा जाए? क्या ये आगे आने वाले समय में भी खत्म होता नजर नहीं आ रहा है क्या युद्ध? मैंने अपने चैनल पे 3 प्रेडिक्शन किए थे, जिनमें से कुछ लोगों ने कहा है कि आपका एक तो ऑलरेडी गलत हो रहा है साबित। मैंने कहा था कि अमेरिका की मिडल ईस्ट की जंगें अब ख़त्म हुई। अच्छा। हाँ, अब वो जो दौर चला था पिछले 30 साल से कि कभी गल्फ वॉर 1, कभी गल्फ वॉर 2, जी। कभी अफ़गानिस्तान में घुस गए, कभी ईरान में, तो अमेरिका की पब्लिक तो बहुत ख़िलाफ़ है इस जंग के। और ट्रंप को ये बात पता है, इसीलिए वो जल्दी ख़त्म करना चाह रहे थे जंग और MOU। पर अब चक्कर क्या है कि वो इस बात पे भी नहीं तैयार हो पा रहे ट्रंप कि हॉर्मुज़ ईरान के हवाले हो जाए। और ईरान जो है वो चाहता है कि इस पे कंट्रोल रहे, तभी तक उसके पास कुछ लेवरेज रहेगा, यानी कि कुछ बार्गेनिंग पावर रहेगी नेगोशिएशन में। ईरान को ये पता है ये बात। और एंड में मैंने अपने शो के यही कहा था कि ये सब जो प्रेडिक्शन है ये इस पे निर्भर हैं कि ईरान अपना कंट्रोल कायम रखेगा हॉर्मुज़ पे, और दूसरा ईरान की सरकार सरवाइव करेगी, बची रहेगी। तो बेसिकली आप जो देख रहे हैं वो इस वक्त वही स्ट्रगल है कि अमेरिका चाहता है कि हॉर्मुज़ उसके कंट्रोल में आ जाए और ईरान उसको रोक रहा है, अपना कंट्रोल कायम रखना चाहता है हॉर्मुज़ पे। यही प्रॉब्लम आ रही है। वो प्रॉब्लम है अब जो जिनकी वजह से ये जंग शुरू हुई थी वो ख़त्म हो गई कि ईरान में रेजीम चेंज करवाएंगे, ईरान में न्यूक्लियर सब निकलवाएंगे, ईरान से ज़ीरो एनरिचमेंट करवाएंगे, जो इजराइल की शर्तें थीं। मिसाइल टेक्नोलॉजी ख़त्म होगी ईरान की। वो जो इजराइल की शर्तें थीं वो तो अब गई जिसे कहते हैं वेस्ट बिन में। और ये जो है अब हॉर्मुज़ पे सारी ये हो रही है। एक तरह से आप समझे, मैं आपको पहले भी ये कह चुका हूँ कि जो जंग जो है
वो एक तरह का नेगोशिएशन ही है, हम्म, हर जंग जो होती है। यानी कि अगर पहले से ही तय हो जाए कि आप मुझसे ताकतवर हैं, तो मैं आपके सामने झुक जाऊँगा और मान लूँगा आपकी बात। हम्म, क्योंकि मैं आपकी बात नहीं मान रहा, इसका मतलब ये कि ये बात तय नहीं हो पा रही कि किसकी ताकत है, कम से कम इस इश्यू पे ज़्यादा। जी, तो एक तरह का नेगोशिएशन होती है जंग। ऐसा लगा कि वो नेगोशिएशन ख़त्म हो गई, हम्म, पर अब फिर से शुरू हो गई है वो नेगोशिएशन, और मेरे ख़्याल से ये भी नहीं चलेगी। कुछ दिन, कुछ हफ़्ते के अंदर ये भी ख़त्म हो जाएगी। हम्म। उसकी कुछ वजूहतें मैं बताऊँगा। हाँ, आप न्यूक्लियर बॉम्ब और कह रहे हैं कि अब जो वजह है वो बदलती चली जा रही है युद्ध की, जहाँ से शुरू हुई थी बात। हाँ। लोग कह रहे हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब की ही बात हो रही थी, अब उसका नाम बदल गया है क्योंकि नया न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। हुँ, हुँ। और वो एक तरह से हम देख रहे हैं कि उस पे ईरान अपना कंट्रोल छोड़ नहीं रहा है। इधर ट्रम्प बोल रहे हैं कि वो अपना 20% टैरिफ लगाएंगे। हुँ। तो ये क्या मामला है? अब देखिए, ट्रम्प जैसे आदमी एक बार इलेक्ट हो जाए तो वो अपनी तरफ का ही नुकसान करता है। हम्म, जैसे अभी हमने देखा अहमदीनेजाद ने भी अपनी हम्म, साइड का ही नुकसान कर रहे थे। हम्म, अब जो ये एक्सट्रीमिस्ट लोग होते हैं ना, ये अपनी साइड का ही नुकसान कर देते हैं एंड में। हम्म, क्योंकि अब ट्रम्प ने ये कहा कि अब हम करेंगे और हम उसमें से पैसा लेंगे। अब एक तरह से जो उनका पूरा आर्ग्यूमेंट था, हम्म, जो उनकी पूरी वजह थी कि एटलीस्ट पब्लिकली जो वो बोल रहे थे कि हम इसलिए नहीं अलाउ करेंगे ईरान को कि फ्री पैसेज होना चाहिए और किसी के ऊपर पैसा नहीं देने की दबाव नहीं होना चाहिए, बनना चाहिए। अब खुद अमेरिका यानी कि ट्रम्प कह रहे हैं कि नहीं, हम पैसा लेंगे, और वो भी इतना नहीं, ईरान तो 1-2% बोल रहा था, ये 20% बोल रहे हैं कि हम 20%। तो इन बेवकूफ़ी की बातों से उन्होंने अपना नुकसान कर दिया है। और जो मेन वो तो हो नहीं पाएगा, 20% तो कोई दे नहीं पाएगा। हम्म, एक तो हर चीज़ की कीमत इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो बिल अनइकोनॉमिकल हो जाएगा पूरा। तो ये बातें कहने की हैं, इफ़ेक्ट के लिए कह रहे हैं वो। और कि मैं जो हूँ, अमेरिका प्रोवाइड करेगा सिक्योरिटी, तो उसका चार्ज करेगा अमेरिका। मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। ऐसा लग रहा है जैसे वो चेत गए हैं, जैसे यूपी की ज़बान में कहते हैं ना, चिढ़ गए हैं वो, हम्म, और इसमें गुस्से में आके ये सब बातें कर रहे हैं। तो ये तो नहीं होने वाला। पर देखिए, मुझे तो लगता है कि ट्रम्प ये ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाएंगे, हम्म, क्योंकि 4 महीने से कम रह गए, 4 महीने से 1 हफ्ता कम रह गया है मिड टर्म मिड इलेक्शंस टर्म। में। नवंबर 7 को इलेक्शन है। और जो विशेषज्ञ हैं, जो अमेरिकन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस तो गया हाथ से, मतलब उनका हम्म, लोअर हाउस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स तो गया उनके हाथ से, हम्म, ट्रम्प के, रिपब्लिकन पार्टी के। और सेनेट अब भी लग रहा है कि जैसे रिपब्लिकन्स का चांस है सेनेट में मेंटेन करना अपनी मेजोरिटी, उनका जो अपर हाउस है। पर अगर ऐसे ही चलता रहा और तेल की कीमत अगर फिर से बढ़ गई, अभी आज फिर से $85 हो गई, 70 के करीब आ गई थी, हम्म, जो 115 चली गई थी एक ज़माने में। हम्म, अब वापस 85 पे चढ़ गई है, और चढ़ेगी, क्योंकि अब एक और प्रॉब्लम आ गई है जंग की शुरुआत के मुकाबले, हम्म, कि जंग के दौरान इतना नहीं चढ़ा। लोग कह रहे थे 200 चढ़ जाएगा अब हाँ, हाँ, डॉलर, और बातें हो रही वो थी। इसलिए नहीं चढ़ा, 2 वजहों से। हम्म, एक तो चाइना ने अपनी खपत कम कर दी, हम्म, और सारे कंट्रीज़ ने अपना स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व रिलीज़ कर दिया, यानी अमेरिका ने, यूरोप ने, चाइना ने, सब ने, इंडिया ने भी, सब ने। तो उससे अब सबके रिजर्व्स बहुत लो हो गए हैं। हम्म, तो अब अगर जैसे 1 महीने या 2 महीने के लिए रुक जाएगा अगर तेल, तो वो रिज़र्व फिर बचा नहीं पाएँगे, फिर तेल शूट अप करेगा। तो अब वो भी नहीं रहा, इलेक्शन भी पास आ गए, और तेल की कीमत का बहुत बड़ा असर पड़ता है अमेरिका के इलेक्शन पे, जो देखा गया है पास्ट में। तो अब ज़्यादा रूम नहीं है, ज़्यादा जगह नहीं है मैनूवर करने के लिए ट्रम्प साहब के पास। उनको जल्दी इसका कुछ करना पड़ेगा। अगर वो ताकतवर हैं और सरकार गिरा सकते हैं ईरान की, तो गिराएँ। वैसे मुझे नहीं लगता उससे भी कोई वो होगा, फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि अगर ईरान की सरकार गिर गई, तो एक और बहुत ही भयानक सपना शुरू हो जाएगा। क्या है? यानी कि जो पूरा हॉर्मूज़ और ईरान का तट है, वो सोमालिया के तट की तरह दिखने लगेगा। यानी कि छोटे-छोटे ग्रुप्स होंगे, जो बंदूकें लेके शिपों पे चढ़ जाएँगे। एक तरह से पायरेसी शुरू हो जाएगी पूरे कोस्ट पे, क्योंकि कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं बचेगी। हम्म, स्टेट जो होती है, राज्य जो होता है, उसका मेन काम होता है इंटरनल सिक्योरिटी देना, सुरक्षा करना, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर। जब वो कोलैप्स अगर हो गया, तो आप समझ लीजिए कि क्या होगा, पूरा केओस हो जाएगा। फिर तो ना कुछ आएगा ना कुछ जाएगा, और हर जगह फिर हफ्ता वसूली होगी, जिस तरह से हूतीस कर रहे हैं। जैसे अगर एक ये और एक लेवल पे जा सकता है, अगर हूतीस ने डिसाइड किया यमन में कि हम बाब अल मंदब, जो एडन का जो है, उसको बंद कर देंगे,
तो फिर वहाँ से भी आना जाना बंद हो जाएगा चीज़ों का, तो वो एक और मुसीबत शुरू हो जाएगी। और उसके इम्कान लग रहे हैं क्योंकि सऊदी अरब ने कल हूतीज़ के एयरपोर्ट पे मारा है, यमन के एयरपोर्ट पे बहुत ज़ोर के बम मारे हैं। तो अभी तक तो सऊदी जो थे वो हफ्ता दे रहे थे हूतीज़ को। लोगों को ये नहीं पता है कि हूतीज़ की सैलरी जो है वो सऊदी देता है। यानी अच्छा। सऊदी जो है वो यमन की गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करता है जो दुश्मन है हाँ, हाँ, हूतीज़ के, ऑलरेडी। और हूतीज़ को भी डर के मारे हफ्ता देता है। नहीं तो हूतीज़ उनके एयरपोर्ट पे और ये बाबल मंदब को बंद कर देंगे और सऊदी एयरपोर्ट पे मारना शुरू कर देंगे। तो उनकी तनख्वाह भी वहाँ से आती है। तो इस तरह के ग्रुप्स ईरान में फैल जाएंगे। फिर हमारे लिए तो खैर सबसे ख़तरनाक है, हमारे लिए तो सबसे बुरा है हिंदुस्तान के लिए। यानी कि आप समझिए कि हमारा 88% तेल आता है वहाँ से, ठीक है, पहली बात तो। यानी कि जो तेल ये बढ़ा $70 से तकरीबन $115, यानी कि समझिए तकरीबन 60% तेल की कीमत बढ़ी, तो हमारा बिल भी 60% बढ़ गया तेल का, हमारा इम्पोर्ट बिल। उसका असर दिखा। और उसका असर दिखा, हमारा रुपये गिरा, आपने देखा ही। और बल्कि इसका असर अभी पूरी तरह से पड़ा नहीं है, जो पड़ सकता है, यानी मंदी नहीं आई हिंदुस्तान में, शुक्र है। पर अगर तेल की कीमत उतने पे रही 115-120 पे, तो मंदी आ जाएगी। दूसरी बात हमारे लिए सबसे ज़्यादा है कि हमारे लाखों, दसियों लाख हिंदुस्तानी वहाँ काम करते हैं, उनकी सुरक्षा, उनकी हिफाजत, और फिर वो जो पैसा भेजते हैं, यानी रेमिटेंस भेजते हैं हिंदुस्तान, उससे हमारा इकोनॉमी चलती है, हमारा रुपये की वैल्यू, जो भी साख है वो बनी रहती है। क्योंकि हिंदुस्तान का हमेशा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, मैंने पहले ही बताया था, डेफिसिट में रहता है। और ये ख़ास तौर से दो वजहों से, क्योंकि एक तो हम तेल, बाकी चीज़ों में तो हम ठीक हैं, पर जो तेल हम इतना ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं 88%, और गैस, और फिर गोल्ड, इन दोनों का बिल बहुत ज़्यादा है। तो उसको बैलेंस करने के लिए, बजट को, करंट अकाउंट को बैलेंस करने के लिए हम इनविजिबल्स पे पॉजिटिव हैं। यानी कि इनविजिबल्स मतलब हमारा जो रेमिटेंस आता है बाहर से, जो हमें भेजते हैं हिंदुस्तानी, और उसमें अब तो अमेरिका से भी बहुत आता है तकरीबन, पर ऐतिहासिक तौर पे सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन गल्फ का रहता था, हमारे जो थे। अभी भी सबसे ज़्यादा तो वही। तो अगर उनकी नौकरियां गई, अगर उनके हालात कमज़ोर हुए, तो वहाँ से पैसा, कई तो परिवार ही उस पे पलते हैं, एक तो वो हैं, दूसरी उसके अलावा हमारे जो रुपये की वैल्यू गिर जाएगी। और रुपये की वैल्यू गिरने से मतलब ये है, वो बहुत ख़तरनाक चीज़ है। वो ये नहीं है कि सर हमारी इज्जत पे चोट, इज्जत तो अलग चीज़ है, उसका असली चोट पड़ेगी कि इन्फ्लेशन शुरू हो जाएगा, महंगाई शुरू हो जाएगी, हर चीज़ महंगी हो जाएगी, क्योंकि जब इंपोर्ट्स महंगे होते हैं तो हर चीज़ महंगी हो जाती है, तेल वेल। तो एक तो, दूसरा तो ये हो गया, जैसे मैंने आपको बताया। तो एक तो तेल से हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और फिर हमें रेमिटेंस से बहुत बड़ा नुकसान। तीसरा हमारा नुकसान हुआ कि हम गल्फ़ को एक्सपोर्ट करते हैं बहुत सामान, यानी कि आम से लेके और राजमा चावल तलक, हमारा सब, मतलब हम बहुत चीज़ें वहाँ पे बेचते हैं गल्फ़ में, वो बंद हो जाएगा। तो एक्सपोर्टर्स को बहुत बड़ी चोट लगेगी, और उसमें हर क्षेत्र को लगेगी, यानी कृषि को भी लगेगी, उद्योग को भी लगेगी, और लग रही है, बल्कि ऑलरेडी लग रही है पिछले 3 महीने से, मतलब और ज़्यादा लगेगी चोट। तो हमारे लिए तो नुकसान ही नुकसान है। मैंने तो आपसे पहले भी कहा है आपके प्रोग्राम पे कि हमारा बिल्कुल रवैया सही नहीं था। हमें समझाना चाहिए था इज़राइल को और अमेरिका को, और चाहे वो नहीं भी समझते तो हमें पब्लिकली बोलना चाहिए था। लोग कह रहे हैं हमारे समझाने से क्या समझते वो, भाई कुछ तो समझ रहे थे, तभी तो हमारा इतना वो स्वागत कर रहे थे, तो ना बोल पा रहा था। उनको लग रहा था क्योंकि इज़राइल आइसोलेटेड है दुनिया में, तो इतना बड़ा मुल्क हिंदुस्तान, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में सबसे बड़ा मुल्क है, मतलब कोई मजाक नहीं है, 1.5 बिलियन की आबादी रखना, 145 करोड़ की आबादी। तो इसलिए वो उछाल रहे थे उसको, नेतन्याहू वहाँ पे, कि देखो हम अकेले नहीं हैं दुनिया में, हिंदुस्तान हमारे साथ है। तो हमें उनको समझाना चाहिए था, और अगर वो नहीं मानते तो पब्लिकली बोलना चाहिए था। तो लोग कह रहे हैं अच्छा पब्लिकली बोलने का क्या फ़ायदा? पब्लिकली बोलने का ये फ़ायदा होता, 2 फ़ायदे होते हैं। पहली बात तो उनके ऊपर एक पब्लिक दबाव पड़ता। दूसरी बात ये होती कि बाकी मुल्क देखते, ईरान भी देखता कि देखो हिंदुस्तान जो है वो ये कह रहा है, और अगर ये कह रहा है तो फिर ईरान हमारी तरफ एक सही रवैया रखता। लेकिन आप कह रहे हैं नेतन्याहू को हमें समझाना चाहिए था, नेतन्याहू को तो ट्रंप नहीं समझा पा रहे हैं। ट्रंप इसलिए नहीं समझा पा रहे कि ट्रंप ने पैसे खाए हैं नेतन्याहू से, यहूदियों से पैसे लेते हैं वो इलेक्शन के लिए, हम नहीं लेते। तो हमारा हिसाब अलग है, क्योंकि हम तो पैसे देते हैं। हम सबसे बड़े हथियार के खरीदार हैं इजराइल में इस वक्त। 33% इजराइल की हथियार इंडस्ट्री हिंदुस्तान के बलबूते पे चल रही है। हिंदुस्तान अगर आज बंद कर दे तो लेने के देने पड़ जाएंगे इजराइल की हथियार इंडस्ट्री के पूरे के।
क्या क्या हम लेते हैं हर इसराइल से? चीज़, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से लेके, यानी रेडार से लेके, मिसाइलों से लेके, हर तरह का हिसाब हम ले लेते हैं। और सिर्फ ये नहीं कि अब ले रहे हैं, हम 90s से ही ले रहे हैं। यानी कि नरसिम्हा राव की सरकार जब थी, तब से हमारे रिलेशनशिप ठीक हो गई। उसके बाद चाहे आई के गुजराल थे, चाहे वाजपेयी जी थे, चाहे मनमोहन सिंह थे, सब ने वहाँ से, हमने खूब भरपूर हथियार लिए हैं वहाँ से। और लोग कह रहे हैं कि हम हथियार लेते हैं इसलिए हम उनके ऊपर निर्भर हैं। हम उनके ऊपर निर्भर नहीं हैं, क्योंकि जो हथियार की टेक्नोलॉजी है इसराइल की, वो ज़्यादातर अमेरिका से ही आती है। हम अमेरिका से भी ले सकते थे, वो थोड़े और महंगे होते। और अगर वो भी नहीं चाहिए था तो हम यूरोप से ले सकते थे। हमें हथियार, हर मुल्क हमें हथियार बेचने को तैयार है। यानी कि चाहे हम स्कैंडिनेविया जाएँ, स्वीडन जाएँ, नॉर्वे जाएँ, फ्रांस जाएँ, हिंदुस्तान के अच्छे रिलेशंस थे सबके साथ। साउथ कोरिया जाएँ, जापान जाएँ, हर जगह से वो ऐसा कोई नहीं है टेक्नोलॉजी जो इसराइल की, बल्कि एक खतरा और है, क्योंकि हम इसराइल पे इतने ज़्यादा निर्भर हो गए हैं हथियार के लिए। तो अगर कल इसराइल के ऊपर सैंक्शंस लगते हैं, जो हो सकता है, क्योंकि इसराइल का सपोर्ट अमेरिका में नीचे जा रहा है, वो मैं बताऊंगा तफसील से आपको। आप कह रहे हैं कि अमेरिका इसराइल पे भी सैंक्शन लगा सकता है? अमेरिका इसराइल पे शायद डायरेक्टली ना लगाए, पर अगर अमेरिका वीटो ना करे यूएन में सैंक्शंस, जो ऐसा हो सकता है, क्योंकि इस वक्त इसराइल की डिसअप्रूवल रेटिंग अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन में 60% है। 60% लोग इसराइल को डिसअप्रूव करते हैं अमेरिका में। अमेरिकन पॉलिटिक्स अभी तक वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, क्योंकि ट्रंप पुराने ज़माने के आदमी हैं, यानी कि उस ज़माने के जब अनकंडीशनल सपोर्ट इसराइल को दिया जाता था। पर ऐसा हो सकता है अगले 2-3-4 साल में, ख़ासतौर से ट्रंप के जाने पर, कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन और अगला प्रेसिडेंट इसराइल के ख़िलाफ़ हो जाए। यहूदी लॉबी कहाँ जाएगी? ये स्ट्रॉन्ग तो सबसे ज़्यादा वही है अभी भी। ये अब एक मूवमेंट चल रही है कम से कम डेमोक्रेटिक पार्टी में, कि हम एपेक से नहीं लेंगे पैसा अब। अच्छा। और बल्कि वोटर्स के पोलिंग में दिखाया जा रहा है कि वोटर्स अपनी पोलिंग में कह रहे हैं कि अगर किसी कैंडिडेट ने एपेक से पैसा लिया, एपेक यानी अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी, जो तो हम उस कैंडिडेट को बुरा समझेंगे बमुकाबले ऐसे कैंडिडेट के जिसने नहीं लिया हो एपेक से पैसा। तो ये दिखाता है कि लोगों के विचार बदल रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही बदल जाएगा अमेरिका का रवैया, या अगले साल में बदल जाएगा, पर जब एक बार एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और उसमें पब्लिक ओपिनियन बदलने लगे और डेमोक्रेसी है, तो हल्के हल्के पॉलिटिक्स को बदलना ही होगा। आज नहीं तो 2 साल, 2 साल नहीं तो 4 साल करना ही पड़ेगा। अमेरिकन पॉलिटिक्स पे एक चीज़ और मुझे समझाइए कि मिड टर्म इलेक्शंस एकदम करीब हैं। इस वक्त में भी युद्ध रुक नहीं रहा है। जो ये वादे करके आए थे कि अमेरिका फर्स्ट होगा, हम किसी भी नई वॉर में नहीं जाएंगे, हम अपने अब कोई भी सैनिक को शहीद नहीं होने देंगे, उस पॉलिटिक्स को करने वाले लोग युद्ध में फंसे हुए हैं, लगातार फंसे हुए हैं, पैसे फूंक रहे हैं। क्या पार्टी के अंदर, ट्रंप तो एक व्यक्ति है ना, क्या ट्रंप इतने स्ट्रांग हैं कि उनको पार्टी के अंदर से कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, कोई उनका विरोध नहीं हो रहा है? क्या हो रहा है वहां पर? ट्रंप है तो बहुत स्ट्रांग, सच बात तो ये है। उनके भक्त जन जो हैं वो रिपब्लिकन पार्टी को डोमिनेट करते हैं, और रिपब्लिकन पार्टी का ओवरऑल अगर वोट देखा जाए अमेरिका का, तो तकरीबन 35% कोर वोट है, मतलब ओवरऑल वोट का 35%, 35%। अब उसके अंदर ट्रंप बहुत स्ट्रांग है उस कोर वोट में, इसीलिए लोग घबरा रहे हैं कुछ बोलते हुए, पर दबे लफ्ज़ों में उनको बताया जा रहा है अंदर से कि आप हमें डुबो देंगे मिड टर्म में। यानी कि अगर ये जंग ख़त्म नहीं हुई, तेल की कीमत कम नहीं हुई, तो ये जो नवंबर 7 को इलेक्शन होने वाले हैं पार्लियामेंट के उनके, उसमें रिपब्लिकन हार जाएंगे। उनको बताया जा रहा है, अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। कुछ एक तबका ये भी है जो उनके खिलाफ हो गया है रिपब्लिकन पार्टी में, पर वो अभी तक इतना स्ट्रांग नहीं है, जिन्हें टकर कार्लसन के नाम से आप जानते होंगे, पॉडकास्टर हैं, या मेगन कैली हैं, ये सब। पर ये अभी भी एक छोटा तबका है, जो बड़ा तबका है वो ट्रंप के साथ है। और ट्रंप के ऊपर प्रेशर तो आ रहा है, क्योंकि वो जो कैंडिडेट जो खड़े हो रहे हैं इन इलेक्शंस में, सेनेटर्स और कांग्रेसमैन, वो हाथ जोड़ रहे होंगे ज़रूर पीछे से, और कर रहे हैं, मुझे पता है, मुझे मतलब खबरें पढ़ी हैं मैंने कि वो हाथ जोड़ रहे हैं कि किसी तरह से इसको ख़त्म करें जल्दी, ईरान का मामला। तो उसकी वजह से भी एक बैकलैश हो रहा है इसराइल के ख़िलाफ़, यानी रिपब्लिकन पार्टी में भी, ख़ासतौर से दोज अंडर 45, यानी 45 से कम के जो रिपब्लिकन हैं, उनमें भी मेजॉरिटी इसराइल के ख़िलाफ़ हो रही है। तो इसराइल को 2 तरह से ख़तरा है, एक तो पब्लिक ओपिनियन ख़िलाफ़ हो रहा है, दूसरी बात यह है कि जो यंगर डेमोक्रेट्स हैं वो बहुत ख़िलाफ़ हो रहे हैं इसराइल के, यानी कि वो जैसे उम्र में बढ़ते जाएंगे और ताकत आती जाएगी उनके पास, और जैसे बूढ़े मरते जाएंगे तो परसेंटेज ये और हाई जाएगी,
तो खतरा है। और अगर ऐसा कुछ फिर होता है कि वो हाथ हटा लेते हैं, अभी तो सिर्फ अमेरिका की वजह से बचा हुआ है इसराइल। अमेरिका पैसे देता है, हथियार देता है, यानी गाज़ा को तबाह करने में अमेरिका ने $22 बिलियन के हथियार दिए हैं, 22 बिलियन। और इसराइल को हर जगह प्रोटेक्ट किया है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, यूएन की जनरल असेंबली में, हर जगह सैंक्शन से हर जगह प्रोटेक्ट किया है। अगर यूएस कहे कि हम वीटो नहीं करेंगे तो पास हो सकते हैं ये रेजोल्यूशन, और फिर सैंक्शंस आ सकते हैं इसराइल पे, और हमारे ऊपर भी मुसीबत बढ़ सकती है, क्योंकि फिर हम हथियार नहीं ले पाएंगे उनसे। अगर इतने हथियार हमारे पास इसराइली हैं तो उनका रिपेयर, उनका रिप्लेसमेंट, वो सब ज़रूरी होगा। तो हम इतने ज़्यादा हमें निर्भर नहीं होना चाहिए। अब हमने देख लिया ना कि रशिया के ऊपर इतना निर्भर होकर हमें नुकसान हुआ। 60% हमारे हथियार जो हैं वो आज भी रशियन ओरिजिन के हैं। हमें दिक्कत हो रही है। नेतन्याहू के केसेस का क्या हो रहा है? अभी सब शांत है, क्या चल रहा है वहाँ पे? नेतन्याहू के केसेस, अगर नेतन्याहू हार गए इलेक्शन तो फिर आ जाएंगे। अभी जब तक वो हैं प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पे तब तक वो बचे हुए हैं। अब वो भी कब तक बचेंगे पता नहीं। तो इलेक्शन वहाँ पे भी अक्टूबर में हो रहे हैं, तो समझिए 3 महीने रह गए हैं। आज क्या है, जुलाई है। तो बड़ा, और इन सब में तो मुझे विन विन सिचुएशन तो ईरान की लग रही है। इसके बाद भी तुम दोनों लोग को अभी जाना है साबित करना है खुद को। मैं तो ईरान की भी विन विन सिचुएशन तो नहीं है। देखिए, ईरान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है दोनों ने मिलके। यानी उनका इंडस्ट्रियल बेस तोड़ दिया है पूरा। लाखों लोग अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोजगार हैं, हर चीज़ की शॉर्टेज है, ब्लॉकेड लगा हुआ है, फिर से लगा दिया है ब्लॉकेड, और अंदर से भी तहस नहस है। तो पॉलिटिक्स में भी बहुत डिवीजन है। जो हार्डलाइनर्स हैं वो कहते हैं नहीं नेगोशिएट कीजिए, आप अमेरिका के साथ बदला लीजिए आप। और जो प्रैग्मेटिस्ट हैं वो कहते हैं कि नहीं, ज़रूरी है हमारे अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए कि हम करें नेगोशिएशन। अब आप देखिए ना, इंटरनेशनल रिलेशंस की हालत भी तो देखिए कि आपके माँ बाप मार दिया, आपकी बीवी मार दी, बच्चा आपका लड़का मार दिया, आपकी बहन मार दी। मैं खamenei के बेटे की बात कर रहा हूँ, मुश्तबा खamenei की। फिर भी आपको नेगोशिएट करना पड़ रहा है। ये भी तो देखिए कि क्या आलम है। तो यही मैं बताने की कोशिश करता हूँ पब्लिक को कि देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो जान और माल की बात है, ज़िंदगी और मौत की बात है। ये वो बात नहीं है कि वो पॉलिटिक्स है कि आज आप इलेक्शन हार गए और कल आप जीत गए और यहाँ बेइज्जत हो गए और वहाँ बाइज्जत हो गए। ये वो बात है कि जहाँ पे हो सकता है आपका ख़ानदान मार दिया जाए, आप मार दिए हैं। क्योंकि ट्रम्प तो अभी भी ये बोल रहे हैं कि हमने मुश्तबा खामनी को 90% ख़त्म कर दिया है, हमने उनकी एयरफोर्स ख़त्म कर दी है, हमने उनकी नेवी ख़त्म कर दी है, उनके एयर बेसेस जितना जो भी था वो सब 90% ख़त्म कर दिया है हमने। तो 90% तो नहीं ख़त्म किया, क्योंकि मिसाइल्स तो हैं अभी भी। हालांकि काफ़ी नुकसान कर दिया है, काफ़ी मिसाइल्स डिस्ट्रॉय कर दी, पर इतनी मिसाइल्स हैं कि वो अभी भी दाग रहे हैं। मुश्तबा खामनी को उन्होंने पर्सनली भी मारा है ना। बहुत बुरी उनकी चोटें आई हैं, जल गए हैं। लोग बता रहे हैं कि उनकी एक टांग काटी गई है। तो कुछ पता नहीं, उनका चेहरा भी पूरा बिगड़ गया है। तो ऐसी खबरें आ रही हैं। तो पता नहीं एग्जैक्टली क्या हुआ है, पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अगर बिल्कुल ख़त्म कर दिया होता तो अमेरिका क्यों नेगोशिएट करता। बिल्कुल ख़त्म तो नहीं हुआ, बट हाँ, नुकसान पहुँचाया है। और न्यूक्लियर प्रोग्राम का क्या? न्यूक्लियर, ये किसी को भी क्लियरली नहीं पता है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम का क्या है। अब ये पता है कि वो एनरिच्ड यूरेनियम है, वो दबा हुआ है बॉम्ब्स की वजह से नीचे। पर अगर दबा हुआ है तो निकाला भी जा सकता है बाहर। और ये है कि सेंट्रीफ्यूज कितने बचे हैं, या कोई सीक्रेट फैसिलिटी बना ली थी ईरान ने अगर, तो वहाँ पे वो यानी सेंट्रीफ्यूज वो मशीनें हुई जिन पे वो 1 सेकंड में लाखों दफ़ा वो स्पिन होते हैं, जिससे वो रिफाइन होता है यूरेनियम। तो किसी को एग्जैक्टली पता नहीं कि क्या स्टेटस है। ये पता है कि इस वक्त कुछ दबा हुआ है, या कुछ उन्होंने पहले ही बचा लिया था, ये भी नहीं पता। या कोई और फैसिलिटी है जहाँ पे वो प्रोसेस कर रहे हैं, या सिर्फ वही फैसिलिटीज़ थी जो डिस्ट्रॉय हो गई। कुछ एग्जैक्टली पता नहीं, पर ये कि वो यूरेनियम अभी तक ईरान में है ये तो है पक्की बात। यूएस भी उसको सैटेलाइट से देख रहा है। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जिस CIA के बारे में पूरी दुनिया में डंका पीटा जाता है, जिस इजरायली इंटेलिजेंस की बात पूरी दुनिया में की जाती है, ये दो इतने बड़े बड़े देश जो वेनेजुएला में ये पता लगा लेते हैं कि निकोलस मादुरो कहाँ हैं, उनके इंटरनल टीम तक में पहुंच जाते हैं, वो लोग ईरान का न्यूक्लियर कहाँ रखा हुआ है ये अभी तक नहीं पता लगा पाए। क्या ये सबसे बड़ा धब्बा नहीं है पूरी अमेरिकन इजरायली इंटेलिजेंस के ऊपर? हाँ, वो कहते हैं कि हम 90% तो श्योर हैं,
पर 100% नहीं हो सकते, कि हो सकता है कोई सीक्रेट बना लिया हो अंडरग्राउंड, बट 90% वो कहते हैं। जैसे ट्रम्प बता रहे हैं कि यूएस के पास हज़ारों स्पाई सैटेलाइट्स हैं, तो वो देखते रहते हैं कि कोई चीज़ मूव कर रही है कि नहीं। अ, तो अब वो दोनों तरफ की बातें कुछ हद तक सही हैं, यानी कि वो यूरेनियम तो अभी तक ईरान में है, पर अमेरिका की भी बात सही है कि वो अगर आसानी से वो हिल नहीं सकता वहाँ से, मतलब उसको रिफाइन करना आसान नहीं होगा, उससे बॉम्ब बनाना आसान नहीं होगा। व्हाट अबाउट द ग्लोबल ऑर्डर? अब ग्लोबल ऑर्डर कैसे बदल गया है? क्या जो एक समय पे मान लिया गया था कि कोल्ड वॉर के बाद में अब दुनिया में एक गुंडा बचा हुआ है, वो बताएगा क्या होना है, वो बताएगा कि कैसे चलना है, ये दुनिया कैसे चलेगी। क्या ग्लोबल ऑर्डर अब पूरी तरह से हिल गया है, ये माना जा सकता है आफ्टर दिस होल कॉन्फ्लिक्ट? कुछ हद तक तो बिल्कुल हिल गया है, और उसमें यूक्रेन का भी बहुत बड़ा हाथ है, जिस तरह से यूक्रेन ने रशिया को हिला दिया है। मतलब इतनी हाँ हाँ हाँ, वो तो मतलब अलग ही चल रहा है। हाँ, मतलब इतनी मिसाइलें मार दी हैं उनके पेट्रोल और रिफाइनरीज पे और डंप्स पे, कि रशिया इंपोर्ट कर रहा है तेल। ये आदमी कोई सोच नहीं सकता था 6 महीने पहले तक भी कि रशिया इंपोर्ट कर रहा होगा। रशिया इतना कमज़ोर हो गया है तेल के प्रोडक्शन में कि वो अपनी डोमेस्टिक डिमांड मीट नहीं कर पा रहा है। लाइन लगी हुई है पेट्रोल पंप में उनके यहाँ पे। रशिया इंपोर्ट कर रहा है डीजल और शायद पेट्रोल। तो और फिर ग्लोबल ऑर्डर इसकी वजह से भी हो गया है कि अमेरिका को ईरान ने कुछ हद तक रोक लिया, तो अब दूसरे मुल्क भी ये देख रहे हैं, जो छोटे मुल्क हैं। और जैसे मैं आपके प्रोग्राम पे पहले भी बता चुका हूँ कि मेरा तो ख्याल ये है कि अब वर्ल्ड जो है वो तीसरी न्यूक्लियर एज में एंटर करेगी। क्या है पहली न्यूक्लियर एज युग तो वो हुआ जो अमेरिका और रूस के बीच में था, कोल्ड वॉर। फिर दूसरा न्यूक्लियर युग वो हुआ जिसमें हम जैसे मुल्क आ गए, हिंदुस्तान और इज़राइल और पाकिस्तान, ये सब आ गए। और अब तीसरा युग ये है कि मुझे लग रहा है कि जो छोटे मुल्क बना सकते हैं पर नहीं बनाए उन्होंने न्यूक्लियर हथियार, वो देख रहे होंगे कि देखो जिसने नहीं बनाए उसको तो तहस नहस कर दिया, जैसे लीबिया हुआ या इराक हुआ या ईरान पे भी हमला हो गया, यूक्रेन पे भी हमला हो गया। यूक्रेन के पास भी न्यूक्लियर हथियार थे सोवियत यूनियन के ख़त्म होने के बाद, जो उसने गिव अप कर दिए। और जिसके पास न्यूक्लियर हथियार है वो सेफ है, नॉर्थ कोरिया। वही हमने ये बात भी की थी कि क्या अब न्यूक्लियर हथियारों की होड़ मच जाएगी। तो मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि कुछ मुल्क जो बना सकते हैं जिन्होंने नहीं बनाए हैं, यानी कि जैसे साउथ कोरिया, जापान, जिनके पास टेक्नोलॉजी भी है, पैसा भी है, टर्की कुछ हद तक, वैसे तो ब्राज़ील के पास भी है। क्या पता लोगों ने अंदर खाने शुरू कर दिया हो। अब कोई अनाउंस तो नहीं करेगा, मतलब अनाउंस करके तो खतरा ही है कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, किसी को पता नहीं चलने वाला है अब। और इसमें क्या चाइना सपोर्ट कर पा रहा है ईरान का, रशिया सपोर्ट कर रहा है ईरान का? इसको लेकर भी कोई बहुत खास, मतलब बहुत अपफ्रंट होकर के ये लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, कोई भी आकर के सामने नहीं कह रहा कि हम मदद कर रहे हैं। वो नहीं कर रहे क्योंकि उनको नुकसान हो सकता है। यानी अगर रूस कहेगा कि हम मदद कर रहे हैं तो फिर वो यूक्रेन की मदद करना ज़्यादा शुरू कर देंगे, अमेरिका और ये सब लोग, जो कि कर ही रहे हैं, पर और कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर चीन करेगा तो चीन अपने एक्सपोर्ट्स को डैमेज नहीं करना चाहता। काफ़ी एक्सपोर्ट्स अब भी अमेरिका जाते हैं चीन के, तो उन पे डैमेज हो सकता है, तो इसलिए चीन भी नहीं कर तो रहे हैं मदद, पर बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर रहे, थोड़ी बहुत मदद कर रहे हैं। यानी कि जैसे कि सैटेलाइट इंफॉर्मेशन दे देते हैं, ख़ासतौर से रशिया जो है वो देता है ईरान को, तो वो टारगेटिंग में काम आती है, एक्यूरेटली टारगेटिंग में। कुछ ड्रोन्स में भी मदद की है रशिया ने। चीन इस तरह से करता है कि ख़रीदता रहता है वहाँ का तेल और कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट करता रहता है। ख़ासतौर से जैसे जो मिसाइल्स के लिए फ्यूल चाहिए वो ज़्यादातर चीन से आता है, जो ईरानी मिसाइल्स के लिए। तो कुछ कुछ करता रहता है, बट ज़्यादा नहीं, कुछ ना कुछ करता रहता है। तो खामेनी साहब के अंतिम संस्कार में उनके बेटे मुश्तबा खामेनी पहुंचे तो नहीं, बट उन्होंने एक संदेश दिया, जिस संदेश की बहुत चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि मैं अपने पिता के पवित्र खून और 2 युद्धों के सभी शहीदों के खून का बदला हत्यारों से लूँगा। ईरान के अंदर ये बात, पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं जिसमें ट्रंप के बाकायदा तस्वीर है और उसमें लिखा जा रहा है कि हम मारना चाहते हैं ट्रंप को। सिर्फ एक ही बदला है कि अमेरिका से बदला तो बाद में लेंगे, हमें ट्रंप को मारना है। तो क्या ट्रंप की जान को भी खतरा है? क्या ईरान ट्रंप को मार सकता है? इसकी कोई संभावना नजर आती है? मुझे तो कोई आती नहीं, पर अमेरिका पूरी वो कर रहा है, सुरक्षा का इंतज़ाम कर रहा है। वो इसलिए पता है कि जब ये गए थे अभी ट्रंप
अंकारा हम्म, टर्की में नेटो हम्म, समिट के लिए। हम्म, तो इन्होंने वो जहाज़ इस्तेमाल नहीं किया जो कतर के बादशाह ने इन्हें दिया था। अभी गिफ्ट हालांकि वो किया। ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा लग्जूरियस है। अभी गिफ्ट किया थोड़ा जी, वक्त पहले। उन्होंने अपना पुराना जहाज़ ही इस्तेमाल किया, वो पुराना 25-30 साल पुराना छोटा वाला जहाज़, हम्म, क्योंकि उसमें काउंटर मेजर्स हैं मिसाइल के अगेंस्ट। यानी अगर कोई मिसाइल फायर होती है हम्म, तो वो उसको डाइवर्ट करने के लिए शैफ फेंक सकता है, उसको जैम कर सकता है। उसके पास बहुत सारे काउंटर मेजर्स हैं उस जहाज़ में, जो नए वाले में नहीं है, जो कतरे ये जहाज़ है उसमें नहीं है। उन्होंने वो इस्तेमाल नहीं किया जहाज़, वही इस्तेमाल किया पुराना वाला। तो यानी कि उनको इस बात का पता है कि कोई भी आदमी आ सकता है और शोल्डर फायर्ड, जिसे मैन पैड कहते हैं, मैन पैड से फायर कर सकता है शोल्डर फायर्ड मिसाइल और टेक डाउन कर सकता है एक बोइंग जहाज को। तो प्रिकॉशंस तो वो पूरी ले रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई कुछ कर सकता है उनको। फिलहाल तो कोई नहीं कर सकता कोई कुछ। खतरा जान को नहीं है। कोई खबर और कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि वो ये कंट्रीज जो हैं वो एक आदमी से नहीं सिर्फ चलते हैं, हम्म, बल्कि ये भी अगर आज भी मार भी देंगे, मुश्तबा खमैनी को भी मार देंगे, हम्म। तो ईरान भी चलता रहेगा, कोई बंद थोड़ी हो जाएगी, सरकार थोड़ी एकदम से गिर जाएगी। नहीं तो इन्होंने कितने आदमी तो इन्होंने मार दिए, 100-200 आदमी मार दिए। शुरुआत में तो जिस स्ट्रक्चरल उसकी बात की जा रही थी कि भाई ईरान में इतना स्ट्रक्चर पहले से ही बना रखा है कि अगर आप एक को मारोगे तो दूसरा तैयार है। अमेरिका की ऐसी कोई तैयारी नहीं है। नहीं, अमेरिका की भी तैयारी है, अमेरिका की तो हमेशा से तैयारी, क्योंकि अमेरिका तो कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स का शिकार हो सकता था। जब से सोवियत यूनियन के पास न्यूक्लियर हथियार आए, पिछले 75 साल से ज़्यादा हो गए, 76 साल हो गए, कितने हो गए, 49 में आ गया था। तब से अमेरिका का एक ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है कि अगर प्रेसिडेंट मारा तो वाइस प्रेसिडेंट मरना तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, ऐसे एक ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है कि अगर मरते गए तो किसके पास पावर आएगी इमरजेंसी में। बल्कि अमेरिका के पास तो एक ख़ास जहाज़ है जो टेक ऑफ करेगा सिर्फ न्यूक्लियर वॉर में, जिस पे प्रेसिडेंट होगा। वो रेडिएशन से सुरक्षित है वो जहाज़, एयरफोर्स वन नहीं है। और उसमें एक सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है कि वो जहाज़ हवा में ही रहेगा कई दिनों तक, और कम्युनिकेशन, सिक्योर कम्युनिकेशन कर सकता है वो किसी भी वक्त, कि अगर वार्निंग आई कि अमेरिका के ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल्स छोड़ी गई हैं तो अमेरिकन प्रेसिडेंट उस जहाज़ में चला जाएगा। तो कई सारे उनके पास हैं हिसाब, तो उनके पास भी है। तो ये इतना बड़ा सिस्टम है, उसमें ऐसे कोलैप्स नहीं होगा। हम ये देख रहे हैं कि अभी ट्रम्प ये बोल रहे हैं कि अब इसके बाद खाड़ी देशों की मैं जो भी मदद करूंगा वो उनके लिए करूंगा और उसका मैं पैसा लूंगा उनसे। तो ये क्या इस समय जितने भी हम देख रहे हैं मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, ये सब क्या फंस गई हैं? इन्हें क्या फील हो रहा है? क्योंकि एक तरफ से तो इन पे हमला हो रहा है, पीटे जा रहे हैं बेचारे, और दूसरी तरफ से जिनकी वजह से ये हो रहा है वो लोग अपना हाथ खींच ले रहे हैं। अब क्या इनके पास विकल्प बच रहा है? हाँ, तो मैंने अपने प्रोग्राम पे, अपने शो पे दूसरा प्रेडिक्शन मेरा यही था कि ये खाड़ी देश जो हैं ये अपना इंडिविजुअल, यानी एक एक करके अपना पीस एग्रीमेंट कर लेंगे ईरान के साथ। मेरा अंदाज़ा ये है। क्यों? क्योंकि देखिए, वो अगर हॉर्मुज़ बंद रहा, अगर ईरान के पास वो ताकत रही कायम कि वो हॉर्मुज़ बंद रखे, तो किस तरह से वो हॉर्मुज़ खुलवा सकते हैं? सिर्फ ईरान के साथ डील करके ही, और कि ईरान से कहें कि भाई हमारे ऊपर हमला नहीं करने की ज़रूरत है। अब मेरे ख्याल से तो उनको एक और स्टेप भी लेना चाहिए खाड़ी के, कि कहें कि अमेरिका से कि भाई आप अपना बेस लेके यहाँ से जाएं, क्योंकि बेस की वजह से ही अटैक हो रहा है। बिल्कुल। तो कि आप अपना बेस लेके जाएं और ये हमें हॉर्मुज़ खुला रखना है, हम ईरान के साथ इंडिविजुअल डील कर लेंगे। पर अगर ये नहीं करते वो, कि ईरान की अमेरिका से बेस नहीं हटवाते, तो भी हॉर्मुज़ खुला रखने के लिए उनको इंडिविजुअल डील करना पड़ेगा ईरान के साथ। और अभी तक इसलिए नहीं किया है कि वो समझते हैं कि शायद अमेरिका अब भी हमें बचा ले, अमेरिका का बेस रहेगा तो हमें कुछ सुरक्षा मिलेगी। हालांकि साबित तो उल्टा ही हो रहा है, बेस से और असुरक्षा हो रही है। दूसरा, उनको ये भी लगता होगा कि भाई हमारे पास अभी रिजर्व्स हैं पैसे के, हम कुछ दिन और मंदी सह सकते हैं। पर कितने दिन मंदी सहेंगे? देखिए, इनकी मंदी चल रही है मार्च, अप्रैल, मई, जून, अब जुलाई भी आधा हो गया, 4.5 महीने से। मेरा अंदाज़ा ये 2-4-6 महीने और सह सकते हैं। उसके बाद चाहे कितना भी पैसा हो, अगर ना आप तेल बेच पा रहे हो, ना आपकी आमदनी हो पा रही है, आपका टूरिज्म भी बंद है, आपका एयर ट्रैवल भी बंद है, आपको कोई ना कोई समझौता करना ही पड़ेगा। उसकी पूरी संभावनाएं हैं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन फिर उसके बाद अमेरिका से इनको
डर भाई वो भी तो हाँ, बैठा डर हुआ है लगता ना। है, पर अमेरिका से मिलता कुछ नहीं ना। देखिए पहले तो एक अरेंजमेंट था कि हम्म, हम जो है तुम पेट्रो डॉलर दो, मतलब तेल को डॉलर में बेचो खरीदो, और हम तुम्हें सुरक्षा देंगे, और जो तुम्हारा सरप्लस प्रॉफिट बनता है वो ज़्यादातर अमेरिका में ही इन्वेस्ट कर देते थे। यानी कि या तो हथियार खरीद लेते थे अमेरिका से, हम्म, जिन हथियारों की इनको ज़रूरत भी नहीं थी इतनी, पर अमेरिका की हथियार इंडस्ट्री चलाने के लिए एक तरह से थैंक यू कहने के लिए। हम्म, दूसरा ये है, अमेरिकन स्टॉक मार्केट में पैसा लगा देते थे, हम्म, तो वो भी अब कम होता जा रहा है। कहीं कभी यूरोप, कभी चीन, कभी हिंदुस्तान में पैसा लगा देते हैं। और अमेरिका के हथियार कोई ख़ास काम तो नहीं है। तो मेरे ख़्याल से ये रिलेशनशिप कमज़ोर होती दिख रही है मुझे आगे जाते हुए। हम्म, और इन्होंने देख भी लिया ना कि जो बातें दबी हुई थी, जो कही नहीं जाती थी, हम्म, वो ट्रम्प साहब की खासियत ये है, इस बात पे तो उनको 100% मार्क्स देने पड़ेंगे हम्म, कि वो खुल्लम खुल्ला बोलते हैं। हम्म, उन्होंने बोला कि भाई तुम हमारे लिए एटीएम हो, जीसीसी कंट्री से, हाँ, तुम रोकड़ा दो, और हम तुम्हें अगर हफ्ता दो तो देते रहोगे तो तुम्हारी वैल्यू है, अगर हफ्ता बंद हुआ तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं, हम्म, कोई वक़्त नहीं। तो अब वो उनके दिमाग में घुस गया है मेरे ख्याल से, अब हम्म, समझ में आ गया उनकी। वो समझते थे कि हम दोस्ती भी है हमारी, दोस्ती हम्म, वोस्ती तो कोई है नहीं। हाँ। इन सब के बीच में ये नहीं समझ में आ रहा कि ट्रम्प पाकिस्तान के ऊपर इतना मेहरबान कैसे हैं। पूरी दुनिया में ये मैसेजिंग दे रहे हैं कि भाई सीज फायर इन ये करवा रहे हैं, इस्लामाबाद में जा कर के मुलाकात करने को तैयार हो जाते हैं। ये क्या है, मतलब क्यों हो पा रहा है ये? देखिए और एक चीज़ और मैं इसमें एक्सटेंड करना चाहूँगा इसी सवाल में कि पाकिस्तान ऐसे कैसे खेल ले रहा है कि वो ईरान के साथ भी बढ़िया संबंध में है, वो अमेरिका के साथ में भी बढ़िया संबंध में है। हम ये वाला माहौल नहीं बना पाए, लेकिन वो कैसे सफल हो गया? आपकी बात बिल्कुल सही है। एक मुल्क जिसकी इकोनॉमी तमिलनाडु के बराबर है हुँ, और इसके हालात इतने पतले हैं, आर्थिक हालात, हुँ, वो कैसे ये कर पा रहा है, ये भी अचंभे की बात है। पर कर पा रहा है क्योंकि उसकी एक तो ज्योग्राफिक लोकेशन बहुत ख़ास है। हुँ, पार्टीशन में ये नुकसान हुआ हमें कि जो सबसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी साउथ एशिया की, वो चली गई। और दूसरी बात यह है कि न्यूक्लियर पावर भी है। मैं इन सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर हुँ, सकता हूँ, बट हुँ, मैं मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको कि हुँ, दूसरी पॉइंट ये है कि पावर ताकत भी है। मतलब 200 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं पाकिस्तान के पास। और तीसरी पाकिस्तान में ये क्षमता है कि वो आपके लिए तकलीफ बढ़ा सकता है, यानी ट्रबल मेकिंग कैपेसिटी है कैसे? हर तरह से। चाहे वो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है, चाहे वो मिलिटेंट्स है, चाहे वो इस्लामिक रेडिकलिज्म है, हर चीज़ को अगर पाकिस्तान फट जाए हुँ, तो आप सोचिए कि क्या असर होगा उसके चाइना के ऊपर, रशिया के ऊपर, अफ़गानिस्तान, हिंदुस्तान, अमेरिका के ऊपर। और क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से कमज़ोर मुल्क था इंडिया के मुकाबले, हुँ, तो इंटरनेशनल रिलेशन में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं बैलेंसिंग। ओके, पाकिस्तान को हमेशा बैलेंसिंग करनी पड़ती थी इंडिया के खिलाफ। हुँ, यानी कि इंडिया से बराबरी करने के लिए एक्सटर्नल बैलेंसिंग, एक्सटर्नल एलाइज ढूंढने पड़ते थे। तो कभी तो वो अमेरिका हो जाता था, कभी वो चीन हो जाता था। तो इस तरह से उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे इन मुल्कों से, जो पुराने ताल्लुकात थे। तो हुँ, चीन के साथ तो हैं ही, आपको पता है। और चीन हुँ, को भी एक फ़ायदा होता है कि चीन को फिर पाकिस्तान की वजह से अपने वेस्टर्न बॉर्डर, यानी हमारे ईस्टर्न बॉर्डर के बारे में सोचना नहीं पड़ता, चीन हुँ, को फिक्र नहीं हुँ, होती, क्योंकि हिंदुस्तान की ताकत बटी रहती है ना, हुँ, एक चीन की तरफ और एक पाकिस्तान की तरफ, दोनों तरफ। जो अगर एक इकट्ठी हो जाए हुँ, तो ख़तरनाक हो सकती थी। तो चीन जानबूझ के मदद करता है इस तरह से हुँ, पाकिस्तान की। प्लस चीन ये भी नहीं चाहता है कि कुछ इस्लामिक रेडिकलिज्म वहाँ उनके सिंजियांग या जिंजियांग में आ हुँ, जाए। ऊपर से रशिया भी फ़ायदे देखता है क्योंकि सेंट्रल एशिया को वो चाहता है कि यू नो रेडिकलिज्म यहाँ नहीं आए। और पाकिस्तान प्लस जैसे हिंदुस्तान अमेरिका के पास आता गया, तो रशिया पाकिस्तान के पास आता गया। ट्रंप को ये फ़ायदा है कि भाई देखिए हिंदुस्तान जो है वो थोड़ा बहुत कर सकता है अमेरिका के लिए, पर ज़्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि एक बड़ा मुल्क है, फिर हुँ, उसकी अपनी एक इंटरनल पॉलिटिक्स है। हुँ, पाकिस्तान में वो सब नहीं है, क्योंकि आर्मी का इतना कंट्रोल है, मतलब कमज़ोर हो गया है पर फिर भी इतना कंट्रोल है कि वो
अमेरिका के लिए वो चीज़ें कर सकते हैं, उनको पब्लिक ओपिनियन के बारे में इतना नहीं सोचना पड़ता जितना हिंदुस्तान को सरकार को सोचना पड़ता है। तो अब जैसे ऑपरेशन सिंदूर था, उसके बाद उनको पूरा क्रेडिट मिल गया मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान से, हमारी तरफ से नहीं मिला। तो वो ट्रम्प को याद है, खटकता है उनको, नासूर की तरह चुभता है उनको। तो दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के ईरान के साथ भी ठीक ठाक रिश्ते रहे हैं। उसकी कई वजह हैं। एक तो कोई ख़ास बॉर्डर पे कोई ख़ास प्रॉब्लम थी नहीं। दूसरी बात ये थी कि काफ़ी तादाद में शिया हैं पाकिस्तान में, अच्छी खासी आबादी है शियाओं की। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान भी हमेशा बैलेंस करके चलता था अपने रिश्ते, चाहे बहुत करीबी रिश्ते थे यूएई और सऊदी के साथ, फिर भी कभी ईरान के साथ बुरे नहीं किए उसने अपने रिश्ते। यही तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि सोचिए सीपेक बना हुआ है, चाइना एकदम पाकिस्तान के अंदर तक घुसा हुआ है, ये पता है कि चाइना पाकिस्तान चाइना की गोद में बैठा हुआ है, उसके बाद भी अमेरिका इतना क्लोज है, उसके बाद भी अमेरिका एकदम कंधे में हाथ डाल करके घूमने को तैयार है। तो ये तो बड़ी अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक ऐसे देश से जिसमें हम बहुत ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि बहुत पॉलिटिकली सोच समझ करके चीज़ें की जा रही, वो ये कर जा रहा है, अपने आप में बड़ा हैरान करता है। हाँ, वही तो मैंने कहा ना, अमेरिका की मदद की अफगानिस्तान में जब वो रूस को बराबरी करना चाहता था, मतलब बदला देना चाहता था वियतनाम का, क्योंकि रूस ने मदद की थी वियतनाम की। फिर जब ये सब होता रहा, तालिबान और अलकायदा के साथ अफ़गानिस्तान में लड़ाई, उसमें भी, और जो सारी रसद पहुंचती थी, जो सारा हथियार और रसूख पहुंचता था, वो सब पाकिस्तान के थ्रू जाता था, लैंड कॉरिडोर के थ्रू अफ़गानिस्तान जाता था। फिर अब ईरान के साथ तो अमेरिका की रिलेशनशिप अच्छी नहीं थी, तो किसी के साथ तो रखनी पड़ती ना अच्छी। ये तो नहीं हो सकता कि आपकी सबके साथ ही बुरी हो जाए, यानी कि एक लाइन से आप इराक़ के साथ भी जंग लड़ रहे हैं, अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ भी, तो फिर कोई ना कोई तो आपकी तरफ होना चाहिए इस इलाके में। तो वो पाकिस्तान था। और ये भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान बिल्कुल ही चीन के साथ मिल जाए और ग्वादर में उसको बेच दे दे, ये भी नहीं चाहता अमेरिका। तो अमेरिका को भी बैलेंस करके चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका के लिए पाकिस्तान इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कुछ तरह से। और चीन के लिए तो जैसे मैंने बताया है ही, और सऊदी अरब के लिए भी है, क्योंकि सऊदी अरब देख रहा है कि इजराइल जो है वो बेलगाम होता जा रहा है, हर एक पे हमला कर रहा है। तो सऊदी कुछ अपनी बचत भी चाहता है ना, और अमेरिका मदद नहीं कर रहा सऊदी की, अमेरिका बिल्कुल गोद में बैठा हुआ है इजराइल की। तो सऊदी भी कुछ बैलेंसर चाहता था, बैलेंसिंग चाहता था। तो पाकिस्तान के पास आखिर 6 लाख की फ़ौज तो है ही, और 200 न्यूक्लियर वेपन है, तो सऊदी ने वही वहाँ से डील कर ली। उनको पता है कि पाकिस्तान को तेल और पैसे की ज़रूरत है, हमारे पास वो है, तो क्यों ना हम भी कुछ हफ्ता दे दें। अच्छा, आईआर को बोला जाता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो है ये वॉर का ही एक तरीके से स्टडी है। मेरे ख्याल से आपने ही एक बार ये बात बोली भी है। तो क्या अब हम जो जिस सूरत में हमारे सामने युद्ध आ रहा है, उसमें ऐसा लगता है कि अटैक से ज़्यादा सैंक्शंस और बड़ा हमला है? उसमें समझ में आता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ का ब्लॉक हो जाना उससे भी बड़ा हमला है। तो ऐसे में क्या वॉर की भी डेफिनिशन बदल गई है 21st सेंचुरी में? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं, कुछ हद तक आप सही कह रहे हैं। एक और चीज़ भी है कि वॉर तो वॉर ही है एंड में। जैसे वो गेम ऑफ थ्रोन्स में कहते हैं कि पावर इज़ पावर, क्योंकि अगर आप में वो ताकत नहीं है हॉर्मूज़ को बंद करने की, वो तो जंगी ताकत ही है ना आखिर, तो वो तो ताकत आपको चाहिए। पर आप सही कह रहे हैं कि अब जो है वो जंग जो है वो कुछ इस तरह से चोक पॉइंट्स ऐसे निकल आए हैं दुनिया में कि इकोनॉमिक पावर पे बहुत ज़्यादा निर्भर होती जा रही है। एक तो जैसे मैंने बताया चोक पॉइंट है फिजिकल, यानी कि हॉर्मूज़ है, बाब अल मंदब है, या मलाक्काज़ है, वो भी बहुत बड़ा, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट चोक पॉइंट है, जो सिंगापुर और इंडोनेशिया के बीच में, जहाँ से 80% चीन का तेल और सामान निकलता है। पर और भी चोक पॉइंट्स हैं, मिसाल के तौर पे रेयर अर्थ्स, मैग्नेट्स, सेमीकंडक्टर्स यानी चिप्स, क्योंकि इसका एक चोक पॉइंट ताइवान है सेमीकंडक्टर्स का, रेयर अर्थ्स और मैग्नेट्स का चाइना है। अगर ये बंद हो जाए तो दुनिया की इकोनॉमी बंद हो जाएगी और हथियार बंद हो जाएंगे। हर हथियार में वो लगते हैं, मैग्नेट्स और वो रेयर अर्थ और चिप्स, हर हथियार में, हथियार ही नहीं बना सकते। इसीलिए जब अमेरिका ने ज़्यादा टैरिफ लगाने की कोशिश की चाइना पे, तो चाइना ने वो बंद किए पहले दिखाने के लिए, तो लाइन पे आ गए ट्रम्प फौरन
उनकी भी समझ में आ गया, पर उसका तोड़ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने रेयर अर्थ्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ और कनाडा के साथ, जापान के साथ मिलके। तो एक तो ये हो गई, और फिर एक तीसरी भी इकोनॉमिक, तो मैंने आपको दो बता दी, एक तो फिजिकल चोक पॉइंट्स बता दिया, एक टेक्नोलॉजिकल चोक पॉइंट बता दिया, पर एक तीसरी जंग भी चल रही है इकोनॉमिक, वो है टेक्नोलॉजी की जंग। जो एआई और चिप्स की जंग चल रही है अमेरिका और चाइना के बीच में, उसमें सिर्फ ये दोनों ही इस वक्त दौड़ रहे हैं। यूरोप जो दौड़ सकता था उसने अपनी ऐसी हालत कर ली है कि वो नहीं है, पीछे है। मुझे लग रहा है यूरोप की भी समझ में आ जाएगा और जल्दी वो भी दौड़ना शुरू करेगा, पर इस वक्त ये दोनों आगे दौड़ रहे हैं। उसमें भी ये जंग चल रही है कि कौन पहले ये एआई और चिप्स के ऊपर कब्जा कर लेगा। जिसके पास एडवांटेज आ जाएगी उसके पास सबसे ख़तरनाक हथियार भी आ जाएंगे, उसके पास सबसे ज़्यादा रोबोट्स, सबसे ज़्यादा इकोनॉमी भी आ जाएगी। तो वो तीसरी, मैं इसलिए कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं कि अब इकोनॉमिक वॉरफेयर के बारे में बता रहा हूँ, तो ये तीन तरह से। तो एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि युद्ध फिर से शुरू हो गया है, हमले शुरू हो गए हैं। अब क्या इसका रास्ता कुछ नज़र आ रहा है? क्योंकि एमओयू से तो अब नहीं मुझे समझ में आता है कि कोई रास्ता निकलेगा। उस पे ना तो ईरान मान रहा है, ना इजराइल मान रहा है, ना अमेरिका मान रहा है। एमओयू के बाद अब क्या हो सकता है? क्योंकि ये अगर जारी रही जंग तो सबका ही नुकसान ही है। तो अब आने वाले समय में क्या इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ सकते हैं? मुझे तो एक ही सोल्यूशन दिखता है कि ये जो गल्फ कंट्रीज हैं इनको कुछ पहल करनी पड़ेगी। इनको या तो अमेरिका को समझा पाएं, अगर अमेरिका को नहीं समझा सकते तो खुद अपना कोई डील कर लें ईरान के साथ, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अभी तक अमेरिका मान नहीं रहा है। या ये हो सकता है कि जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आते जाएं अमेरिका भी मान जाए। ईरान तो कर नहीं सकता समझौता, क्योंकि अगर ईरान अमेरिका की शर्तों को मान गया तो ईरान की सरकार नहीं बचेगी। यानी कि अगर हॉर्मुज़ छोड़ दिया तो ईरान के पास फिर कुछ बचेगा ही नहीं, कोई लेवरेज नहीं बचेगा। तो ईरान छोड़ नहीं सकता, ईरान के लिए तो सर्वाइवल का मैटर है। गलती ये की ट्रंप साहब ने, अमेरिका ने ये गलती की कि ईरान को ना कोने में धकेल दिया ज़िंदगी और मौत के बीच में। जैसे कहते हैं हमारे यहाँ कि मरता क्या ना करता, तो ईरान के लिए तो ज़िंदगी और मौत का सवाल है, उसको तो लड़ना ही है। रिजीम चेंज का फ़ायदा मिलेगा क्या इसको लेकर के? जैसे वहाँ पर आप ये बता रहे हैं कि जो लोग हैं वो अगेंस्ट जा रहे हैं, पब्लिक ओपिनियंस में हम देख रहे हैं सर्वे में पीछे होते जा रहे हैं, बट अमेरिका को तो बहुत सालों से चाहते थे ना, अमेरिकन्स भी चाहते थे कि ईरान में रिजीम चेंज हो जाए। तो क्या इसका फ़ायदा मिलेगा या फिर इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा? नहीं, रेजीम चेंज तो होगा नहीं ना ईरान में। अगर ईरान में सरकार गिरेगी तो केओस आएगा, अफरा तफरी आएगी, खाना जंगी आएगी, सिविल वॉर जिसे कहते हैं। ईरान में मुझे नहीं लगता है कि ऐसा नहीं होने वाला जो चूरन उनको ट्रंप को बेचा गया था मोसाद से, कि वहाँ इलेक्शन हो जाएगा और डेमोक्रेसी आ जाएगी। ये नहीं होने वाला, क्योंकि देखिए हथियार इस वक्त सिर्फ गवर्नमेंट के पास है और उसके सपोर्टर्स रेजीम के पास। वो चाहे माइनॉरिटी में है, यानी कि पता नहीं कितने 20% हैं, कितने मुझे नहीं पता टोटल पॉपुलेशन के, पर अगर वो सरकार कोलैप्स होती है तो हथियार तो उनके पास रहेंगे। और आपको याद है इराक में क्या हुआ था कि सद्दाम हुसैन की सरकार तो गिर गई, पर जो अफरा तफरी चली फिर अगले 10-15 साल वहाँ पे, आपको याद है कितनी मुश्किल से उसको कंट्रोल किया गया। अमेरिका के 3 लाख फौजी वहाँ पे लगाए गए उसको कंट्रोल करने के लिए। तो अब तो अमेरिकन पब्लिक के पास भी वो एपिटाइट नहीं है, वो ख्वाहिश नहीं है कि वो फिर भेजें अपने फौजी। तो कौन उसको काबिज करेगा? और ईरान तो इराक से 3 गुना बड़ा है मुल्क है, कैसे उस पर कब्जा पाया जाएगा? बहुत बड़ा मुल्क है, पूरे नॉर्थ इंडिया के बराबर है ईरान। आप सोचिए नॉर्थ इंडिया के बराबर हिस्सा खाना जंगी में चला जाए, कौन उसको फिर रोक सकता है? बोला जा रहा है कि पहले एक सरकार थी वो थोड़ा कम रेडिकल थी, अभी उससे ज़्यादा बना दिया है। अगर इसके आगे बढ़े तो और भी बुरे हालात हो जाएंगे। और सिर्फ उसके नहीं होंगे, ईरान के आसपास एक अफरा तफरी शुरू हो जाएगी। यानी कि पूरा सऊदी अरब, पूरा यूएई, कतर, बहरीन, हमारे लिए तेल जो है वो $300-400 पे मिलेगा। हमारे जो हिंदुस्तानी उनको सबको वापस आना पड़ेगा। फिर ऐसा नहीं होगा कि 5% वापस आ गए, फिर 50% या 100% वापस आएंगे, क्योंकि वो तेल बेच ही नहीं पाएंगे। वो पूरा एरिया ही केओस में चला जाएगा, एयर ट्रैवल बंद हो जाएगा, टूरिज्म बंद हो जाएगा। हिंदुस्तानियों जिन्होंने घर खरीद रखे हैं उनकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, पूरा रियल एस्टेट कोलैप्स हो जाएगा, दुबई का, कतर का, सबका।
वो आलम होगा। ईरान सिर्फ कोलैप्स नहीं होगा, वो पूरा गल्फ को लेके कोलैप्स होगा साथ में। ईरान अकेले कोलैप्स नहीं होगा। स्केल ऑफ वॉर भी क्या बढ़ सकता है अभी, या फिर अब नहीं होगा, क्योंकि अब लगभग दोनों का नुकसान हो चुका है, इनके पास इतना अब असलाह रहा भी नहीं है, ड्रोन्स वगैरह में कमी आई होगी, लगातार इतने दिनों से जंग में है, तो क्या स्केल बढ़ने की संभावना है, या अगर चलेगा अभी तो छुटपुट चलता रहेगा? फिलहाल तो ऐसे ही लग रहा है कि ऐसे ही चलेगा और नहीं बढ़ेगा, इसलिए भी कि एक तो दोनों तरफ ही हथियार कम हो गए हैं। अमेरिका ने भी अपने तकरीबन 1/3 मिसाइल्स ख़त्म कर दिए हैं, और कुछ मिसाइल्स तो ऐसी हैं कि आधी ख़त्म हो चुकी हैं अमेरिका की स्टॉक पाइल में। तो चीन के लिए क्या बचेगा अमेरिका के पास? चीन तो खड़ा हुआ है वहाँ पे। चीन के पास लाखों ड्रोन है। चीन वर्ल्ड का लार्जेस्ट ड्रोन प्रोड्यूसर है, हर साल मिलियंस ऑफ ड्रोन्स बनाता है चीन, लाखों मिसाइल्स हैं। तो अमेरिका के भी ऐसा नहीं है कि अमेरिका लड़ता ही रहेगा एंड तक, पर ईरान की भी हालत ख़राब है, तो मुझे तो नहीं लगता। दूसरी बात यह है कि अगर वो ऐसा लड़ेंगे मतलब इंटेंसिटी से अगर ट्रम्प, तो तेल तो जाएगा 200 के ऊपर, $200 के ऊपर, तो फिर तो गया इलेक्शन सब गया। तो मुझे नहीं लगता कि वो करेंगे। 100% तो नहीं कह सकते, पर मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा तेज़ी होगी जंग में। बाकी तो ट्रम्प इज़ अनप्रेडिक्टेबल। इतना अनप्रेडिक्टेबल नहीं है। अगर आप ट्रम्प का बिहेवियर देखें तो 2 चीज़ों पे वो अपनी नज़र हमेशा रखते हैं, कम से कम जब से वो आए 2016-17 से। एक तो स्टॉक मार्केट पे, जैसे ही स्टॉक मार्केट गिरता है उनका रवैया बदलता है, और स्टॉक मार्केट बहुत तेज़ी से गिरेगा अगर ऐसा हुआ, जैसे हम बात कर रहे थे। दूसरा, वो तेल की कीमत पे भी नज़र रखते हैं, बहुत ही सटीक। ये इसलिए भी मुझे पता है कि उनका स्टेटमेंट आया था अभी हाल में ही, पिछले महीने, कि देखो तेल तो कभी 115 से ऊपर नहीं गया, लोग कह रहे थे कि ऊपर जाएगा पर नहीं गया जंग के बावजूद। यानी उनको ये भी पता था कितने तक गया था, एग्जैक्टली उनको पता था तेल कितने तक गया, और कह रहे थे देखो 70 के करीब था जब जंग शुरू हुई। तो उनको बहुत अच्छी तरह से डेली लेवल पे पता रहता है कि तेल की कीमत क्या है। और उन्होंने ये भी कहा कि देखो स्टॉक मार्केट इस वक्त जंग ख़त्म होने पे, जब MOU साइन हुआ था, वो उससे ऊंचा है जो जंग शुरू होने पे स्टॉक मार्केट था। यानी उनको ये भी याद था कि स्टॉक मार्केट कितने पे था जब जंग शुरू हुई, कितने पे था जब जंग ख़त्म हुई। तो बहुत सटीक नज़र रखते हैं, उनको पता है कि पैसा कहाँ से आता है, इतने बेवकूफ़ नहीं है। वो शेर है ना कि जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग मसलों का क्या हल देगी। हमने बहुत शुरुआत में जब बात करनी शुरू की थी, जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई थी, तब से यही बात की जा रही। पता नहीं कौन से मसले का हल निकालने की कोशिश की जा रही, वो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बट फिलहाल अभी पूरी दुनिया पर इसका असर हो रहा है, अभी भी हो रहा है। आने वाले वक्त में भी ये किस तरीके से, कौन सी करवट ये ऊँट बैठेगा, ये तो हम देखेंगे। आगे भी आपको बताते रहेंगे, जो भी अपडेट्स आएंगे इससे रिलेटेड लगातार हम आपको IR से जुड़े इश्यूज ब्रेकिंग डाउन में दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। आगे आने वाले एपिसोड में हम रशिया यूक्रेन की बात करेंगे, कोई बढ़िया एक्सपर्ट लाएंगे। और ये एपिसोड आपको कैसा लगा है हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए, और अपनी राय दीजिए कमेंट में। आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, शो के बारे में क्या सोच रहे हैं, अगले एपिसोड्स में हम किसको ला सकते हैं, ये भी आप हमें बता करके जाएं। पॉडकास्ट देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।